बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला किया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की आज अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA की जानिब से पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, JUIFA की अपोजिशन में बैठक से नंबर गेम जो है तब्दील होगा। JUIFA और तहरीक इंसाफ के सेनेट इत्तेहाद से कानून साजी के लिए क्या हुकूमत को मुश्किलात हो सकती हैं? इरेलीवेंट, सारा इरेलीवेंट हैं ये सारी बातें। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसमें वही 3-4 चीज़ें फिर एक अफरीद की तरह सामने खड़ी हैं। एक है मईशत, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड। दूसरा जो है वो ये जो टर्मोइल है कि मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, और जो सिक्योरिटी है क्राइसिस वो अब बॉर्डर्स पे जो था तो था, यानी अफगान बॉर्डर, और लेकिन अब वो बढ़ के जो है वो ये कच्चे के डाकू जो वहाँ से वीडियो रिलीज़ हो रही हैं पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस के जवानों की, ऑफिसर्स जवान एक ही से, और फिर एक वीडियो और भी आई है जो हम नहीं दिखा सकते जिसमें वो बेहुरमती भी कर रहे हैं मैयतों की, वो उन्होंने डाकुओं ने रिलीज़ की है। तो बात यह है कि ये बड़े इशूज़ है। मैंने कल भी बात की थी कि ये पूरी इंडस्ट्री है, जो कच्चे के डाकू और ये सारे जो काम करें, इंडस्ट्रीज़ हैं पूरी। आप इनको अगर आप ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का छेड़ते हैं ना मामला, के वहाँ से दरअंदाजी, आप अगर बिल्कुल वो कनेक्ट करें ना तो कहीं ना कहीं इधर का उधर से कहीं ना कहीं ये पूरा एक गैंग जिसे कहते हैं ना, मतलब ये पूरी नेटवर्किंग इनकी ऐसी है कि हर जगह से नेटवर्किंग होगी ये क्रिमिनल्स की, और इनके ऊपर हाथ रखा होगा फिर 62 शख्सियात ने, और ये हर दौर में बच के निकल जाते हैं। तो ये अब सोशल अनरेस्ट अपनी जगह है। रोज़ आप देखें एक खबर आती है कि एक किसी ने गाड़ी के नीचे दे दिया किसी को, किसी घर में जो बच्चों को मार दिया, किसी ने इसको मार दिया, किसी ने ये हो गया। वो सोशल अनरेस्ट अपनी जगह फैल रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। तो इसमें अभी अदालत कौन सी डेट देगी, तो कौन सी समाअत होगी, तो क्या इसे ये रेलिवेंट इश्यूज़ हैं इस वक्त लोगों के? रेलिवेंट इश्यूज़ तो नहीं है। बिजली के बिल, वो IPPs के साथ कुछ नहीं बन रहा आगे, वो ताजिर शायद हड़ताल करने जा रहे हैं 28 को। तो मतलब ये इश्यूज़ हैं, और ये मैनमेड क्राइसिस है। ये वही है ना कि ये मतलब है कि यहाँ पर इसको ठीक करना है बस, अगर, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। तो अब ये है कि वो विल, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वो विल आ जाए और ये कोशिश हो कि ये मुल्क ठीक हो किसी तरह। बाकी सारी रेलिवेंट चीज़ें हैं, बस टोटल रेलिवेंट है। सिक्योरिटी, मईशत, सोशल अनरेस्ट, पब्लिक रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी, और फॉरेन पॉलिसी सब। इस वक्त तो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जो है ना, ये डिफेंस वो थोड़ी रह गई अब कि जी आप वो आज से 10 साल या 15 साल पहले या इवन 10 साल पहले, 5 साल पहले जिन्हें डिफेंस को देखते थे, जो इस वक्त तो बहुत एडवांसमेंट, और आपकी यूथ, मैं बार बार क्या रिपीट करूँ, ज़रा तो इरेलीवेंट हैं ये सारी बातें। 2-3 बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त। एक तो ये है कि काहिरा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं दोबारा, ठीक है, शुरू हो गए हैं, बल्कि यह उनका एक फ़ेज़ हो गया कल, और एक आज है। और ये जो है ये जंगबंदी का जो है वो बहुत अहम, मेरा ख्याल से शायद अहम तरीन मरहला ये है इस वक्त। उससे पहले खान यूनस के कुछ जगह खाली करवाने के लिए इसराइल ने बात की है, और पिछले 24 घंटों में मज़ीद शहादतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा हिज़्बुल्लाह से झड़पें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये कि वो अब ये है कि इसको देखना है कि ये कहाँ जाता है मामला। CIA के चीफ विलियम बर्न्स काहिरा पहुँच गए हैं, और उनके साथ ब्रेट मैकगर्ग, जो कि नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं बराए मशरिक़ वस्ता, वाइट हाउस के, और हमास का डेलीगेशन।
खलील खाया जो है उनकी क़यादत में, जो कि आप ये समझें कि याहिया सिनवर के बाद सबसे जिनकी सीनियर पोजीशन है। और खलील हाया जो हैं ये इसी साल के आगाज़ में ये जो हैं इस ये इन्होंने ओहदा संभाला था। इनसे पहले जो वहाँ पे मौजूद थे जो रहनुमा, तो उनको हिट किया था लेबनान के अंदर। तो उसके बाद ये जो हैं इनके भी ख़ानदान के बेशतर लोग जो हैं वो गज़ा में शहीद हो चुके हैं। तो ये जो हैं ये भी पहुँच गए हैं काहिरा। अब काहिरा हमास का डेलीगेशन ये कतर में है, ये जहन में रखें, ये कतर में रहते हैं। और ये इस्माइल हानिया के भी नंबर 2 और उसके बाद फिर याहिया सिनवर के भी नायब इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद जो है याहिया सिनवर के बाद क़यादत गई। हमास ने एक ऐलान किया था कि हम कतर में होने वाले जो मुज़ाकरात का पहला राउंड जो कतर में हुआ था, जिसमें एंथनी ब्लिंकन मिल के चले गए थे वापस, उन्होंने कहा था कि हम उसमें शरीक नहीं हो रहे। लेकिन काहिरा में हमास के डेलीगेशन पहुंच गए। ये सबसे इन तमाम मुज़ाकरात की अगर संजीदगी है तो खलील हाया जो हैं ये वो हैं जो फ़तह के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे मॉस्को में या चाइना में, तो वहाँ पर भी ये मौजूद होते थे। और उससे पहले जितने मुज़ाकरात हुए हैं ये जो जंगबंदी के, उसमें भी ज़ाहिर है ये उन मुज़ाकरात में नहीं बैठते जहाँ इसराइल की टीम होती है, लेकिन ये इजिप्शियंस के साथ या कतर के साथ बाकी लोगों के साथ इनकी ये जो है बात होती है। अमेरिका के साथ भी शायद बिलवास्ता रब्ता होता हो कतर या इजिप्ट के थ्रू। अब विलियम बर्न्स वहाँ पे हैं, वहाँ पर जो है वो इसराइल की टीम पहुँच गई है। जो कतर के वज़ीर आज़म हैं और जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वो भी किसी वक्त पहुँच जाएंगे काहिरा कतर से। मैं ये नहीं जानता कि वो ईरान से होके जाएंगे, कि बीच में खबर ये आई थी कि वो पहले ईरान जाएंगे फिर, लेकिन ये कि ईरान ऑन बोर्ड, ज़ाहिर फ़ोन पे बात हो गई हो, तो ईरान तो इस वक्त बहुत कोऑपरेट कर रहा है कतर के साथ, सारे मुल्कों के साथ कि जहरीत किस तरह ख़त्म हो, तो हो सकता है वो बराह रास्त वहाँ काहिरा पहुँच जाएँ। इस दौरान जो है वो पैदर पे 2 टेलीफोन कॉल्स दोबारा प्रेसिडेंट बाइडन ने किए हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट बाइडन की एक जो कॉल है, अगर हम 6 स्लाइड या दिखा सकें, फिर उन्होंने कॉल की है अब्दुल फत्ताह अल सीसी प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट को, ठीक है। 6 स्लाइड वाइट हाउस, उसका रीड आउट वही कि जी हमारा राब्ता रहेगा। मैं वो छुट्टियाँ कैलिफोर्निया में वो वेकेशंस में वहाँ से काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ से रन कर रहे हैं। तो उसमें यही नज़र आ रहा है, लास्ट लाइन इसकी देखें आप, अगर बोथ लीडर्स एग्री टू रिमेन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली एंड थ्रू देयर टीम्स ओवर द कमिंग डेज, ठीक है। और वही ऊपर के मुज़ाकरात वगैरह सारे, नीचे के जुमले पे हम नज़र डालें, एक जुमला, ठीक है। अब आ जाएँ दूसरी टेलीफोन कॉल पे, ये है 7th स्लाइड वाइट हाउस। ये वो टेलीफोन कॉल है जो शेख तमीम बिन हमाद असानी से उन्होंने बात की, एक अमीर कतर से। और इसकी भी आप अगर लास्ट लाइन देखें तो क्या है, प्रेसिडेंट ने शुक्रिया अदा किया अमीर कतर का लीडरशिप के लिए। फिर आलाज देखें, बोथ एग्री टू रिमेन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली एंड थ्रू देयर टीम्स ओवर द कमिंग डेज। यानी प्रेसिडेंट बाइडन, अमीर कतर और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ वो डायरेक्टली एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, ये रहेगी। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है काहिरा में। इशू क्या है? इशू सारा वो है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो पेश किया था 31 मई को, जिसके ऊपर हमास और सारी दुनिया एग्री कर गई थी, चाइना भी कर गया था, OIC, अरब लीग, यूरोप, सारी दुनिया एग्री कर गई थी। नेतन्याहू ने बीच में जो है वो अपना जो उसने करना था वो किया। इसी दौरान जो है वो एक यानी इससे पहले देखें इस तरह से होता रहा है कि फरवरी में रोबे मार जो है वो एक जहाज़ को हुतीज़ ने उस पर अटैक किया था, उस पर आग लग गई थी। फिर काफ़ी दिन तक वो तैरता रहा था पानी में, उसका जिक्र भी हमने किया, तो खींच के लेके गए थे, फिर वो डूब गया था। लेकिन और फिर ट्विटर जो है
वो एक और जहाज़ था, उसको भी निशाना बनाया था और वो भी कुछ दिन तक ऐसे झूमता झामता जो है वो डूब गया था। 2 जहाज़ हुतीज़ ने डुबो दिए थे, यानी हुतीज़ के हमलों के नतीजे में वो डूब गए थे। लेकिन ऐसा जो है वो पहली दफ़ा हुआ है कि 1.5 लाख टन ऑयल के साथ भरा हुआ एक जहाज़, 1.5 लाख टन, आई रिपीट, उसको जो है यानी 274 मीटर तवील टैंकर है और उसमें 1 मिलियन बैरल की गुंजाइश है ऑयल की, लेकिन उसमें 1.5 लाख टन उसको धमाके से उड़ा दिए समंदर में, और वीडियो उसकी जारी की, ब्लास्ट से उड़ाया है। यानी ये जो वीडियो है ये उन्होंने रिलीज की है हुतीज़ ने इस वक्त कि फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने पहले कहा ना कि वो पहले ये था कि वो जहाज़ पे अटैक हुआ तो जहाज़ के कुछ हिस्से में आग लग गई, वो जहाज़ खड़ा है समंदर में, वो जहाज़, और उसमें ऑयल नहीं था, किसी जहाज़ में कोई ऑयल नहीं था इससे पहले। ये 1.5 लाख टन जो है ये ऑयल इसमें था और इसको हुतीज़ ने ब्लास्ट किया है, ये हुदैबा की बंदरगाह, ये कोस्ट ऑफ यमन, ठीक है, और उसकी वीडियो उन्होंने जारी की है। इस पे यूनान का परचम लगा हुआ था, लेकिन उनका ये कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी बंदरगाहों से जो भी जहाज़ गुजरेगा, मकबूजा फ़लस्तीनी बंदरगाहों का लफ्ज़ अब इस्तेमाल हो रहा है इसराइल के लिए, यानी बहुत सारे अरब मुल्क के जो पेपर्स हैं वो इसराइल की जगह लफ्ज़ मकबूजा फ़लस्तीनी इस्तेमाल करने लगे। तो इन्होंने ये कहा है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की बंदरगाहों से जो भी यहाँ पर आएगा उसको हम हिट करेंगे। पहली दफ़ा इन्होंने, अच्छा इसमें क्रू नहीं था, कोई क्रू खाली हो गया था, जहाज़ के अंदर ऑयल था, इन्होंने उसको धमाके से उड़ा के उसकी वीडियो रिलीज़ की है। और ये उस वक्त हो रहा है जब USS अब्राहम लिंकन और USS रोजवेल्ट और उसके साथ वो सबमरीन, जिसका न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे पहुँच रही है, और ये बड़े स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं यहाँ पे, और उसके साथ ही जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यानी अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, अमेरिका की फ़ौज के सरबराह, ठीक है, वो जो हैं वो भी इस ख़ित्ते में पहुंच गए हैं। उनकी जो आमद है, अभी वो उनकी आमद हुई है, वो पहुंचे हैं जॉर्डन, और जॉर्डन से वो जाएंगे इजिप्ट, और इजिप्ट से वो जाएंगे जो है वो इजिप्ट से वो जाएंगे इसराइल गालिबन, चेयरमैन जॉइंट। और ये जो अब सिचुएशन है ये इस तरह से डेवलप हो रही है कि हुतीज़ की तरफ से ये जाहिर है कि सब अपना इस वक्त प्रेशर बिल्ड करके बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और ये जो है ये उनका अपना प्रेशर वो शो कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो, अच्छा डेविड बार्निया वहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है, ये मैंने पहले भी बात आपसे की, और ये भी मैंने बात आपसे मैंने कही, और मैं इसको दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इस मरले पे चेयरमैन जॉइंट का आना, अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट का इस खत्ते में आना जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CNN ने एक बहुत तवील रिपोर्ट शाये की है आज, और उसका टाइटल उन्होंने रखा है हिजबुल्लाह, व्हाट वेपन्स डज इट हैव, और उसमें उन्होंने पहले तो अपडेट किया है कि हिजबुल्लाह के पास जो है वो ये फर्स्ट, अगर हम दिखा सकें नंबर 1 इसमें, हिजबुल्लाह आर कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग ऑल ऑफ इसराइल, पहले तो उन्होंने ये बताया है सारा, ठीक है, दे वुड हैव टू बाईपास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम टू कॉज डैमेज, लेकिन ये अपडेटेड उन्होंने, ये सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ और CNN का कंबाइन है ये। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड जो है वो ईरान बैक ग्रुप्स इन द मिडल ईस्ट, और उसमें ये कह रहे हैं कि इसराइल को चारों तरफ ऐसे ग्रुप्स हैं, इसराइल को कंटेन कर गए हैं जहाँ पर वो ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। एक तरफ हिजबुल्लाह है, सीरिया में मुख्तलिफ मिलिशियाज़ हैं, और ईरान और इसराइल की झड़पें डायरेक्ट हो चुकी हैं, हमें पता है, स्ट्राइक किया था इन्होंने कुछ अर्सा पहले, जब वो एक ईरानी डिप्लोमेट
बिल्डिंग हिट हुई थी। इराक जो है वहाँ पे पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट है जिसमें ख़ताइब हिज़्बुल्लाह है, फिर ईरान खुद, फिर यमन हुतीज़ ने अपनी प्रेजेंस शो की है रेड सी में, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि उन्होंने जहाज़ को उड़ाने की वीडियो शो की है। अच्छा, फिर एक्सटेंसिव मिलिट्री आर्सेनल थर्ड अगर देखें तो वो 1,20,000 से 2 लाख के दरमियान उनके पास रॉकेट्स हैं। और ये अपडेटेड जो कैलकुलेशन है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, ये CNN ने, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम हिजबुल्लाह के पास हैं, और उसमें उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और पोर्टेबल एयर डिफेंस है। ठीक है, ये जो बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर करें इसको तो ये नीचे नज़र आ जाएंगे हमें कि इनके पास अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है। फिर उसके बाद जो है वो इसराइल के पास जो है वो एक्सटेंसिव डिफेंस सिस्टम है, हम इसको कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। उनके पास एक आयरन डोम है, फिर डेविड स्लिंग है, फिर वो एरो सिस्टम है 1 2 3, ठीक है ना, वो उसको उन्होंने दोबारा बताया है, फोर्थ स्लाइड जो है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनके पास फ़ौज ज़्यादा है, यानी इसराइल के पास जो है वो फ़ौज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, फ़ौज उनकी जो है वो कोई 6 लाख से ज़्यादा, 6.5 लाख के करीब है। इनके पास जो है वो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या इतनी इनके पास फ़ौज है, तो ज़मीनी उसमें वो ज़्यादा है, लेकिन बाकी वो टोटल जो है। लेकिन इसके साथ अगर आप ऐड करें हुतीज़ को या सीरिया में जो हालात हैं या जो इराक़ में हैं, तो ये पूरा ख़ित्ता जो है ये एक अजब तरफ चला जाएगा। तो अब यह है कि ये यहाँ पर एक ऐसा पूरा का पूरा क्राइसिस है जिसको रोकने के लिए जो है पूरी दुनिया एक्टिव है, और पूरी दुनिया एक्टिव है कि उसको रोके किसी तरह से। और उसके साथ ही जो है वो अरब ममालिक सारे के सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं, और उसके साथ ही जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं डिप्लोमेट्स भी हैं और बाकी सारे लोग भी, और जो जैसे भी सारा चल रहा है। अच्छा, अब इसमें जो जनरल ब्राउन का CQ ब्राउन जो है, ये इनका खुद आना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का आना जो है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। और उनका जॉर्डन और फिर इजिप्ट और इसराइल, फिर ये, और हो सकता है किसी और मुल्क में भी चले जाएं, वो हो सकता है, क्योंकि ये हुतीज़ का मामला जो है ये काफ़ी, देखिए ना, इनकी प्रेजेंस में हुतीज़ ने यानी वो वीडियो जारी की है कि जिसमें वो धमाके से जहाज़ को उड़ा दिया। ये मैंने कहा फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह की वीडियो आई है। इससे पहले था कि वो आग लगी हुई है किसी जगह, तो लेकिन होता है ना, एक जहाज़ खड़ा हुआ है और ब्लास्ट उसको ब्लो अप कर दिया। अच्छा, इसी दौरान जो है वो तो ये एक फ्रंट है। ठीक है, इस एक फ्रंट के ऊपर जो है अभी 24-48 घंटे बहुत अहम है। इन्होंने कहा था कि हम टावर्स बना देंगे, इजिप्ट उस पर नहीं मान रहा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे हमास खुद मौजूद है। देखिए, हमास खुद मौजूद है, और हमास के जो मतलब हमास वहाँ पे मौजूद है, और हमास ने नहीं जाना था काहिरा, लेकिन वो काहिरा यकीनन किसी यकीन दहानी पे वो काहिरा पहुँचे हैं, उसका डेलीगेशन पहुँचा और उसका हिस्सा बना है। और ये जो प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, उन्होंने जो बात की थी अमीर कतर से और इजिप्ट के प्रेसिडेंट से और बाकी लोगों से, तो उनसे कहा था कि हमास को लेकर आएँ, आप हमास को टेबल पे रखें, मतलब टेबल पे बिठाएं। टेबल पे उन्होंने क्या बैठना है, वो कायरा में मौजूद हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये अगले 24 घंटों में या कल तक क्लियर हो जाएगा, एक आध दिन में, कि ये मामला किस तरफ जाते हैं और ये ख़राबी की तरफ अब तो जाए। मतलब है कि वो देखिए रुके हुए हैं, हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है, वो उधर से स्ट्राइक करते हैं, ये इधर से, वो उधर से एक स्ट्राइक करते हैं, ये 5-6 जो है वो 6 के हिसाब से या 10 रॉकेट बरसा देते हैं। उधर हुतीज़ ने अपना सिग्नल शो कर दिया। तो बात ही है कि ये अब मामलात को कहाँ लेके जाना है। सीज़ फायर, ठीक है, चाहे आप 50,000 लोगों को शहीद करके फिर भी मेज़ पे बैठना है। दहशतगर्द वाक़या कोई हुआ है वहाँ पे जर्मनी में, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आते हैं, मुल्कों में मुख्तलिफ हो रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन इसको यहाँ रोकना है। इसको मतलब है कि ये टेररिज्म की शक्ल, फिर ये किसी और तरफ चला जाएगा। ये जो है ना, अगर इसको टेबल पे हल नहीं किया गया, इस मसले को, जारियत को ना रोका गया। नेतन्याहू उसमें एक ही मसला है उनके, तो यानी आप सोचें, उनकी आर्मी कह रही है और CIA कह रही है कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए अमेरिका की, और यहाँ के मोसाद कह रही है और शिनबित कह रही है, और अजीब मसला है भाई। मतलब ये अजीब तमाशा है, दोनों तरफ की फ़ौजें और इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि जंग ख़त्म करवाओ, और
जो जंग ख़त्म नहीं, मतलब ये कुछ सर पैर है नहीं, ये मुज़ाकरात में भी बड़ा विलियम बर्न्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विलियम बर्न्स ने किसी मरहले पे भी वो जो है ना इसको फैलने से रोका है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल से लॉयड ऑस्टिन और विलियम बर्न्स को शुरू से जाता है। ब्रैड मैक, ये जितने डिप्लोमेट्स हैं ये इसको फैलना नहीं चाहते हैं कि ना फैलें, लेकिन ये कि नेतन्याहू को कौन रोकेगा, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, तो मेरा ख्याल से घंटा नहीं बंधेगा तो कुछ और बांध देना चाहिए गले में। लेकिन ये है कि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब इसको कोई स्पॉइल ना करे, ठीक है। और ख़ास तौर पे अमीर कतर से टेलीफोन कॉल और फिर प्रेसिडेंट सीसी को फ़ोन, प्रेसिडेंट बाइडेन की, तो अब जो है वो मेरे ख्याल से ये टाइम है कि इस वक्त इसको किसी न किसी जगह पहुंचाया जाए। एक तो फ्रंट की हो गया। देखें ये जो इनके चीफ यहाँ पर आ भी रहे हैं ना, चेयरमैन जॉइंट, उनके लिए भी बहुत बड़ा इशू है कि वो 2 महीने रह गए हैं। ये देखें आज इन्होंने इशू किया है, ये 10 स्लाइड में अगर दिखाऊं, ये स्टेटमेंट बाय NSC स्पोक्स पर्सन जो है वाइट हाउस की, उन्होंने कहा कि ये जैक सल्लिवन जा रहे हैं बीजिंग, जैक सल्लिवन जा रहे हैं 27 से लेकर 29 तारीख तक, ठीक है। मीटिंग्स वहाँ पे होंगी वांगी के साथ, बाकी लोगों के साथ, ये वो सारे। अच्छा, और ये पहले जो कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छा है कि ये पावर्स के दरमियान कम्युनिकेशन रहना चाहिए वगैरह वगैरह। 2 दिन वहाँ रहेंगे। 2016 से लेके आज तक कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका का चाइना नहीं गया। ये 8 साल के बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन गए, उनकी सेक्रेटरी, बेशुमार सब लोग आते जाते रहे। इवन शी जिनपिंग के वहाँ गए, अमेरिका का उन्होंने किया दौरा। लेकिन ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो आखिरी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो जिन्होंने चाइना का दौरा किया था वो सुजान राइस थी 2016 में, ठीक है, जो पहले अमेरिका की एम्बेसडर, वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रही यूनाइटेड नेशंस में। तो सुजन राइस जो हैं वो गई थी चाइना, और उसके बाद कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र 8 साल के बाद जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ट्रंप दौर में फिर ये ज़रा जो है ये थोड़ी सी सुजन राइस जो हैं वो उस ज़माने में अगर देखें ना, तो सुजन राइस जो है वो अपने आप को हेनरी किसिंजर की तरह से, ये 12th स्लाइड में दिखा रहा हूँ 2015-16 की 12th स्लाइड वाशिंगटन पोस्ट की, वो किसिंजर की तरह सुजन राइस अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी कि स्मूथ, जैसे अमेरिका US रिलेशंस स्मूथ। तो किसिंजर, ये जनाब ओपिनियन छपा था उस ज़माने में कि जी किसिंजर, हेनरी किसिंजर के बाद जो है सुजन राइस आई थी। ये 2016 में जब दौरा करना था उस ज़माने के ये अखबार हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ये फिर जब ट्रंप दौर आया, ये कौन सा दौर था, ओबामा दौर में गई थी। जब ट्रंप आ गए तो ट्रंप दौर में ये बड़ी शदीद, ट्रंप गए उधर 5 मुल्कों का दौरा करने, चाइना और जापान और ये और वो, तो इन्होंने एक ऑपेड लिख दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में, और ये है 13 स्लाइड। ये सुजान राइस जो है, ये नेशनल, मैंने आपसे कहा ना, ये वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो कह रही थी कि मैं किसिंजर हूँ, मैं किसिंजर की तरह स्मूथ ताल्लुकात चाहती हूँ अमेरिका के और चाइना के। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब ये एक मजमून इसमें तहरीर कर दिया, ऑपेड खुद अपने नाम से, 13 स्लाइड, ट्रंप इज मेकिंग चाइना ग्रेट अगेन। ये सुजन राइस का अपना आर्टिकल है। अच्छा जी, वो ट्रंप ने कहा था ना अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इन्होंने चाइना ग्रेट अगेन करके और फिर शदीद तनकीद कि जी वो जो है वो वहाँ पे ट्रंप क्या कर रहे हैं और ये है और वो है, और ट्रंप को क्यों ट्रंप ने ऐसे किया वैसे किया। ये फिर ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई थी, डोमेस्टिक पॉलिसी की बहुत पावरफुल हो गई थी। फिर इनको बड़ी मुश्किलों से सब ने मिलकर इनको वाइट हाउस से पहले हिस्सा निकाला कि जान छोड़ो हमारी। यहाँ मुझे डर है ये कैमला हैरिस के साथ आ गई, मतलब ये बड़ी वो एक अजीब सी इनके ख्यालात हैं, लेकिन बहरहाल एनीवे। अच्छा, अब एक तो ये हो गया मामला। अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं। मुझे उस दौरे के बारे में कुछ नहीं कहना। 3-4 कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं, कोई उसमें उनके साथ कुछ और थे ज़ेलेंस्की, बाद में ज़ेलेंस्की कुछ और, मतलब मुझे नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता कि वो दौरा क्यों हुआ, मैं जो मेरे कमेंट्स थे मैं दे चुका हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा जो काम किया है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है।
और मुत्तहदा अरब अमारात ने काम किया है इस दौरान कि ये अगर मैं 16th स्लाइड दिखाऊं, 16th, जी ये मुत्तहदा अरब अमारात की फॉरेन मिनिस्ट्री का अलामिया है और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया यूएई ने। ये 16 स्लाइड अगर हम दिखा सकें। और यूएई ने ये कहा, ठीक है, ये यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है ये वो कहते हैं 7th यूएई मीडिएशन है यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो हमने करवाई है। 230 प्रिजनर्स को रिहा करवाया है यूएई। ये देखें ना कैसी जबरदस्त। यूएई ने कहा कि सक्सेसफुली मीडिएटेड कैप्टिव एक्सचेंज बिटवीन रशियन फेडरेशन एंड रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, जिसमें चूंकि 115 रिलीज हुए हैं तो 230 रिलीज हुए हैं, ठीक है। और कुल अब तक यूएई जो करवा चुका है वो 1788 करवा चुका है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने अपना शुक्रिया अदा किया दोनों मुल्कों का और यूएई ने कहा कि ये यूएई की जो कमिटमेंट है टू ब्रिंग रिलायबल मीडिएटर सपोर्टिंग डिप्लोमेसी। तो यूएई ने इन इतने तल्ख हालात में, जंग आप देखें कहाँ पहुंची हुई है, ठीक है, वो ईस्टर्न यूक्रेन में उधर से जा रहे हैं, उधर से वो जो बड़ी शदीद जंग लड़ाई हो रही है पिछले चंद दिनों से। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर ये है, अब एक वक्फा लें तो उसके बाद अगर बात करते हैं, वहाँ पे वापस आते हैं कि ये यूक्रेन का दौरा क्या था। और मैं बताऊँ ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पहला हक पड़ोसियों का होता है। आप यकीन करें, मैं कोई एक बात ऐसी यहाँ पे नहीं कर रहा जिसमें कोई नेगेटिव, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकतन हो रही है और मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि जो के ब्लॉक है वो उसको क्यों नहीं समझ पा रहा। हमारे पड़ोसी, हमारा हक है उनको बताना, वो उनका हक है हमें मतलब देखें ना, वो हमें किसी और अंदाज में समझाते रहते हैं। खैर हम इस वक्त अपने हमारे रोरेल पे काफ़ी हैं, लेकिन वो जो गुफ अप कर रहे हैं ना, ये बड़ा लॉन्ग टर्म गुफ अप है। मैं बताऊँ ये अभी नहीं ख़त्म होने वाला। ये जो बांग्लादेश और ये सारा हो रहा है ना, आप जो रॉकफेल है उसके बाद बताता हूँ अभी ताज़ा तरीन गुफ अप क्या हुआ है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुला लिया गया है। हाँ, एक पहले कौमी असम्बली का है, फिर जो है वो सेनेट का है और उसमें मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कोई पैकेज आ रहा है और देखते हैं वो सामने जो मामला। लेकिन ये रेलिवेंट सी चीज़ें हैं। असल जो मामला हैं वो रियासत के कुछ और हैं जिसकी तरफ बदकिस्मती से हम कोशिश करते हैं बार बार कि किसी तरह से ध्यान वहाँ चला जाए। लेकिन ये है कि वो बहरहाल फ़िलहाल तो देखें। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट इशू है ना वो यहाँ पे जन्म ले रहा है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के मगरब में तो है ही, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में भी आप अगर देख लें तो यूक्रेन जिस तरह से भी लें, सेंट्रल एशिया और बाल्कन्स और जो जिस तरह से भी आप चले जाएं उस तरफ। लेकिन जो एक बड़ा बहरान जन्म ले रहा है वो जन्म ले रहा है भारत के उस तरफ। और यानी भारत के आप समझें कि बांग्लादेश की साइड पे या उसमें आप 7 सिस्टर स्टेट लें और अभी थाईलैंड ले लें, आप इसको जहां तक लें, लेकिन उधर एक बड़ा बहरान जन्म ले रहा है और वो सारा जो है वो उसका जो स्पिल ओवर है वो इंडिया पे आएगा। अच्छा, उसकी एक ज्योग्राफी अपनी एक है जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है और इस वक्त जो है वो वहाँ पर जो इंडिया के जो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जी। और मुझे तो उनके दौरे की जो स्टेटमेंट आई है, लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे, 30 स्लाइड मैंने इसका रीड आउट पढ़ा है। मुझे तो इसमें कोई बात ऐसी नज़र नहीं आई कि मैं इसको कहूँ कि ये कोई बहुत बड़ी कोई मतलब, बस ये 30 स्लाइड हम देख लें तो उसमें बस एक रीड आउट है और बस एक रीड आउट है। दोनों मुल्क बड़े अच्छे हैं और हम मतलब साथ साथ मिलकर चलेंगे और इसमें और इसके अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि डीप पार्टनरशिप होगी दोनों मुल्कों की, एक फ्री एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होगा,
ठीक है ना। ये रीड आउट में आगे भी देख लें इसमें क्या है, मतलब मुझे तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही कि क्या है, ठीक है। ये मतलब ये किस तरह की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या मकसद है, क्या है, ठीक है। इशू जो है वो ये है कि जो फ्रांस 24 ने 2-3 इश्यूज को मैं जल्दी से 34 स्लाइड कोट करता हूँ यहाँ पे, 30 फ्रांस 24 वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने हसीना वाजिद का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। अच्छा, हसीना वाजिद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है, 34 स्लाइड, ठीक है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो अब इशू ये है कि हसीना वाजिद का क्या होगा, ठीक है। हसीना वाजिद जो हैं उन पे 52 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 42 कत्ल के मुकदमात हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के साथ सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड्स ने आज भारत के सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया कि अब बाढ़ नहीं लगेगी, ठीक है। यानी सिक्योरिटी गार्ड्स आमने सामने आ गए, उन्होंने भारत को रोक दिया, भारत रुक गया। ये क्या है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये बड़ी अजीब सी खबर लग रही है, लेकिन ये खबर जो है ये इसको मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 35 स्लाइड। बॉर्डर 10 से बांग्लादेश गार्ड्स, ठीक है, उन्होंने फेंस को रोक दिया। अब ये बांग्लादेश, देखें बात ये सारी कि ये बांग्लादेश है, ये कोई और मुल्क हो ना तो अच्छा। उसके बाद अब हिंदुस्तान टाइम्स, ये बॉर्डर 10 से बांग्लादेश की गार्ड्स ने इंडिया को रोक दिया फेंस से। अच्छा, उधर जो है ना, इस तरह से आप समझें कि अगर हम ये मैप देखें ना, इंडिया का मैप, अच्छा एक बड़ा अच्छा मौका था, ये बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें जाते, वहाँ पे थाईलैंड में, सिंगापुर शायद जा रहे हैं वो, लेकिन वो थाईलैंड में जाते ना। बिम्स्टेक की जो 5वीं हम देखें ना, ये बिम्स्टेक का इजलास होना था ये थाईलैंड में, और ये होता तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश भी होता। ये अगर इसके मुल्क हम देखें मेंबर्स, ये बिम्स्टेक ये है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है और म्यांमार है, वो मुल्क हैं सारे जो बे ऑफ बंगाल पे जो डिपेंड करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फोरम था, लेकिन ये कैंसिल हो गया क्योंकि थाईलैंड के अंदर हुकूमत तब्दील हुई है, तो जब नई हुकूमत बनेगी तो वो बिम्स्टेक का इजलास करेंगे, वरना इंडिया और बांग्लादेश यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर यूनुस की शायद मुलाकात हो जाती है आपस में, लेकिन वो इजलास ही कैंसिल हो गया। अब जनाब एक और बड़ी अजीब बात है, देखिए ये जो ज्योग्राफी है ना, ये बाज़ दफ़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है ज्योग्राफी को। एक तो है ना 7 सिस्टर स्टेट्स, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफ़ा, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उन्होंने घेरा हुआ है ज्योग्राफी में, उन्होंने ये जो है वो बांग्लादेश को, ठीक है ना, हमें ऊपर नज़र आते हैं, हमें आसाम है और ये त्रिपुरा और ये सारे मिजोरम और ये सारा। अब ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 सिस्टर्स को आप छोड़ दें ज़रा एक मिनट के लिए, 7 सिस्टर्स को बाकी इंडिया के साथ लिंक करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 1 लाख दफ़ा जिक्र हो चुका, जिसको चिकन एग भी कहते हैं, जिसको बांग्लादेश कह रहा है कि हम इसको कुचल देंगे, मतलब उनकी तरफ से बातें आना शुरू हो गई कि धमकियाँ हैं कि बाकायदा गड़बड़ की है इंडिया ने हमारे साथ, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अच्छा, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर खुलता कहाँ पे है? यानी उधर तो 7 सिस्टर्स है ना, ये जहाँ पे खुलता है वो है ईस्ट इंडिया, वो है ईस्ट इंडिया, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी होता है वेस्ट बंगाल वाला, वो जो ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो हैं जिनको कहा जाता है रेड कॉरिडोर। ये वो रेड कॉरिडोर स्टेट्स हैं। इसको अगर हम यहाँ एक मिनट रोकें, अगर हम यहाँ ऐसे देखें, इससे देख लें या पीछे पहले वाले से, ये बिहार, यहाँ से हम स्टार्ट करें झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर ये उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये रेड कॉरिडोर है। अच्छा, इसको रेड कॉरिडोर यहाँ पर कहा जाता है इसलिए कि यहाँ पर मॉइस्ट जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, मॉइस्ट। अब इन मूवमेंट्स को आप उन मूवमेंट से बिल्कुल अलग कर लें जहाँ पे कुकीज़ हैं, जूमीज़ हैं, वो उसको अलग कर लें बिल्कुल,
वो जो कुकी लैंड की वो अलग करें, वो अलग है। सही। ये है रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर बांग्लादेश के इस तरफ है और बीच में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उधर है 7 से 7 स्टेट्स। ये रेड कॉरिडोर बिल्कुल अलग है। ये रेड कॉरिडोर में माओइस्ट मूवमेंट चल रही हैं, वहां अलग चल रही हैं, यहां अलग चल रही हैं। इनके दरमियान में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अच्छा, जिक्र क्यों कर रहा हूं इसका कि जनाब जो अमित शाह जी हैं, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को, अब ज़ाहिर है वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी हैं तो वहाँ से तो नहीं, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं कर रहा, जो रीजन है उसको मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो एक हो गई 7 सिस्टर्स। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ने इंडिया में कहाँ से जोड़ा? उन्होंने जोड़ा ईस्ट इंडिया, यानी जो मशरकी इंडिया है, और जो रेड कॉरिडोर है। अब ये रेड कॉरिडोर इसलिए आ गया कि वहां पर, जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं रेड कॉरिडोर का और आने वाले दिनों, कि वहां पर ये माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। वहां माओइस्ट नहीं है, वहां कुकीज हैं, वहां जूमीज हैं, वहां दूसरे हैं, वो अलग हैं। यहां माओइस्ट हैं रेड कॉरिडोर में। अब जनाब वहां पर इजलास किया जो है वो अमित शाह जी ने, जो कि वजीर, अब देखें, ये देखें माओइस्ट, ये देखें माओइस्ट उसमें नहीं है। माओइस्ट यानी वो 7 सिस्टम में नहीं है माओइस्ट रेबल्स। माओइस्ट रेबल्स हैं झारखंड में, ये उड़ीसा में, ये महाराष्ट्र में, ये इधर, ये इधर हैं सारे, ठीक है ना, ये है माओइस्ट, ठीक है। अब उन्होंने जो इजलास किया तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, उसमें ये सारे जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनके चीफ सेक्रेटरी, झारखंड और छत्तीसगढ़ और ये सारे जो हैं, ये उनकी जितनी स्टेट्स हैं सवाए वेस्ट बंगाल के, वो सारी स्टेट्स जो हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज थे। अब वहाँ पर जो हालात हैं वो हालात इंसर्जेंसी के ये हैं। अब मैंने कहा ना, मैं अभी मणिपुर का जिक्र, ये मणिपुर नहीं है, ये ना मिजोरम है ना आसाम है, ये उनका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ उनकी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इधर जहां खुलता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां माओइस्ट। अब जनाब वहां पर जाने के बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स, अमित शाह जी ने वहां पे क्या बयान दिया, 26 स्लाइड, कि हम भारत को ये जो नक्सलाइट्स हैं या जो माओइस्ट हैं उनसे मार्च 2026 तक छुड़वाएंगे। ओ भाई, ये जो है ये 2026 मार्च, ये 2024 चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया टुडे, ये देखें, फिर वही 27वीं, ये जो है ये एलिमिनेट होगा। कब एलिमिनेट होगा? 2026 में। टाइम फॉर फाइनल असॉल्ट, यहां रोकें जरा। ये कहते हैं अमित शाह जी कि एक आखिरी हमले का वक्त आ गया है, बिगेस्ट चैलेंज है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। 17,000 लोगों ने यहाँ पर 4 सालों में जो है अपनी वो जानें दी हैं। और ये बात मणिपुर की नहीं हो रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात ना मणिपुर की हो रही है, ना मिजोरम की हो रही है, ना ये आसाम की, ये बात हो रही है रेड कॉरिडोर की। रेड कॉरिडोर के जो माओइस्ट हैं उनको 2026 मार्च तक शिकस्त होगी। इशू ये है सारा कि ये जो ईस्ट साइड है इसके लिए कोई ये टेक्निकल इशू है नहीं, कि कोई स्ट्रेटेजिक प्रॉपर एक, क्योंकि ये अजीब सा एक मामला है। इसमें यूक्रेन के साथ 4 एग्रीमेंट कहाँ से आ गए? मतलब इसमें मतलब है कि राजनाथ जी जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि जहाज़ का पुर्जा चाहिए, फलाना चाहिए, हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, ऑकसस, फलाना ढिमाग, पता नहीं किधर है। हसीना वाजिद तो क्या करना है, उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया, उनको मांग लिया बांग्लादेश ने इंडिया की फोर्सेस को रोक लिया, इनकी फोर्सेस को रोक लिया वहाँ पे। उन्होंने कहा पहले फ्लड, आपने ये वजाहतें करते फिर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं, उन्होंने कहा आपने फ्लडिंग के आप जिम्मेदार हैं। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा है कि पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है तो पाकिस्तान हाजिर है, वो सैलाब आए हुए बहुत ज़्यादा, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं बांग्लादेश के साथ। इशू ये है कि एक लड़ाई हो रही है, एक
उधर ये मणिपुर वगैरह में रौला पड़ा हुआ है, एक ये बांग्लादेश के अंदर, एक वो थाईलैंड के अंदर वो जनता के साथ बात कर रहे थे, उधर जमहूरियत की तहरीक चलने वाली है, अभी इंतजार करें बस थोड़े दिन चलने ही वाली है। टॉम सलिवन, जैक सलिवन चाइना जा रहे हैं, जैक सलिवन जा रहे हैं चाइना 8 साल बाद, उनका भाई टॉम सलिवन जो है वो मिल रहा है, जो है वो वहाँ पे जमहूरियत पसंद एक तहरीक चलनी है वहाँ पे, ठीक म्यांमार में। चाइना का कोई इशू नहीं है, चाइना वो कहते हैं कि दोनों तरफ है, चाइना उधर के साथ उधर के साथ, ठीक है। अब इशू ये सारा कि ये उधर दे रहे हैं जनाब, असला देते रहे हैं, उधर चल रहा है, उधर नया रौला। और ये अब ये जो रेड कॉरिडोर है, अभी आने वाले दिनों में रेड कॉरिडोर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश के इस तरफ है, ये 7 बहनों के साथ जो वो जो क्या एक मतलब ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहनें हैं, ये आपस में जो है ना, इनका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तहत, अब ये मुझे ये नहीं समझ में आता, एक तो ज्योग्राफी कॉम्प्लेक्स है, उसको तो छोड़ देना, उसको तो कोई हल नहीं, मगर मसला ये है कि एक लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी, अब बांग्लादेश के गार्ड्स ने अगर रोक लिया है कि फेंसिंग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश नॉट बांग्लादेश, अभी तो रोहिंग्या ने, अभी तो रेफ्यूजीज ने आना है, अभी तो रोहिंग्या ने, अभी तो म्यांमार से, अभी तो गोल्डन ट्रायंगल, अभी तो ये माओइस्ट, अभी तो आसाम, अभी तो ये तो गले मिलेंगे आपस में, अभी तो यहाँ पर कोई कुकी लैंड, वो जो वाइट मैन के एक वो चल रहा है, पता नहीं खुदा जाने वो बनेगी नहीं बनेगी। मगर ये जो रौला है, जो अमित शाह कह रहे हैं मार्च 2026 में क्या होगा, फाइनल असॉल्ट अभी शुरू करेंगे तो मार्च 2026 तक ये रेड कॉरिडोर से इंडिया को पाक साफ कर देंगे, जबकि रेड कॉरिडोर के इधर बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होगी। बहुत बड़ा रौला है, बहुत बड़ा रौला है। तो यही कह सकते हैं कि ए मेरे मौला की पै गया रौला। तो बस देखते हैं, कल कोई अच्छी खबर आए, खुदा करे वहाँ पे जहरियत ख़त्म हो गज़ा में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, नवा के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।